हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदना अपनी बहू कंचन के साथ खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन मोहिनी आती है और दोनों सास बहू को खाना खाते देख मोहिनी बोलती है, अरे वंदना, तू खाना खा रही है तो समझ में आ रहा है, लेकिन तू अपनी बहू को खाना क्यों दे रही है? क्या मतलब है तेरा? अब क्या मैं अपनी बहू को खाना भी ना दूं? वो क्या है ना कि तेरी बहू इतनी मोटी है कि उसे खाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे घर का राशन वो अकेले ही खा जाती है। तुम लोगों के लिए कुछ बचता है या वो भी नहीं? अब तेरी बहू इतनी पतली है तो तुझे दूसरे की बहू मोटी ही लगेगी ना। अपनी बहू को खाना खिला ले। अरे मेरी बहू तो स्लिम है, उसके जैसा तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है, लेकिन मेरी बहू को तेरी बहू ही टक्कर दे रही है। मतलब तेरे बहू जैसा भी पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है ना। तू यहाँ मेरी बहू का मजाक बनाने आई है या कोई और काम है? मैं तो यहाँ ये बोलने आई थी कि मेरे घर में शादी है मेरी बेटी की, वहाँ कुछ मदद लगेगी, इसलिए तू अपनी बहू को बोल दियो कि वहाँ आ जाए, थोड़ा हाथ बटा देगी। मेरी बेटी तेरी बेटी जैसी ही तो है ना। वैसे आंटी जी, मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मैं ज्यादा मोटी हूँ तो मुझसे काम नहीं किया जाता, इसलिए आप अकेले ही अपना काम कर लो, ठीक है? अरे वंदना, तेरी बहू कैसी बात कर रही है? काम के लिए सीधा मना कर रही है। वैसे तो अकेले ही घर का सारा काम करती है, और जब मैंने मदद मांगी तो बहाने बना रही है। कितनी बदतमीज है ये। अब इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? तू तो अच्छे से जानती ही है, इतनी मोटी है, पूरे घर का राशन अकेले ही खाती है, और तेरे घर आएगी तो भी तो इसे कुछ खाने के लिए चाहिए होगा ना। और आपके घर में तो शादी है, शादी का सारा राशन मैं खा जाऊंगी, ये आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इससे तो अच्छा यही है ना कि आप खुद ही संभाल लो। अब बताइए, अब आपको मेरी जरूरत कहाँ है? ठीक है, नहीं करना मदद तो साफ मना कर दे। तुम दोनों सास बहू बहाने मत बनाओ। हाँ। इतना बोलकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। कंचन को अपने मोटे होने की वजह से बहुत सुनने को मिलता था, क्योंकि वो आम लोगों से भी कहीं ज्यादा मोटी थी। लेकिन कभी भी वंदना ने इस बात को लेकर कंचन को ताना नहीं दिया था, इसीलिए दोनों सास बहू के बीच सब अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों बाद वंदना के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और उसकी दूसरी बहू छाया भी घर में आ जाती है, जो उम्मीद से ज्यादा ही लंबी थी और दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तू मैं होती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन रसोई में खाना बना रही होती है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ उसकी देवरानी छाया आती है और जमीन पर गिरी हुई जेठानी को देखकर छाया बोलती है, दीदी, आपको अपनी परवाह तो नहीं है, कम से कम जमीन के बारे में ही सोच लो। आपके गिरने से जमीन को चोट लगी होगी, आपको तो कुछ होना नहीं है ना। वैसे भी कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, ये नहीं कि मुझे उठा भी लो, पहले तो हंसना जरूरी है तुम्हारे लिए। ना बाबा ना, मैं जेठानी जी को उठाने की गलती से भी ना करूं। कभी पता चले कि मोटी जेठानी को जमीन से उठाने के चक्कर में लंबी देवरानी का इंतकाल हो गया। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, या सुबह सुबह तुमने भांग खा ली है जो बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ, आपने कौन सी भांग खा ली थी जो जमीन पर गिर गई? जमीन के बारे में आपने कभी कुछ सोचा नहीं क्या? अगर उसे कुछ हो जाता तो? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करती रहो। मैं तो यहाँ चाय बनाने आई थी। अब जमीन पर पसरी हुई मोटी जेठानी को देखा तो ऐसा लगा कि जमीन पर हाथी लेटा हुआ है, बस इसलिए मेरी हंसी छूट गई। छाया इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी छाया चाय बनाने जाती है। चाय के लिए चीनी चाय पत्ती ले रही होती है, लेकिन चाय पत्ती उसके सर पर ही गिर जाती है। ये देखकर कंचन बोलती है, क्या हुआ मेरी लंबी देवरानी, ज्यादा ही लंबी हो गई हो, तुमसे एक चाय पत्ती नहीं ली जा रही? हाँ, खुद जमीन पर गिर गई थी तो अब मेरे ऊपर हंसने के लिए कोई बहाना तो चाहिए होगा ना। इतना लंबा होना भी अच्छा नहीं लगता। अब खुद ही देख लो, पति के साथ तुम कहीं जाती हो तो बेचारे को लगता होगा कि साथ में कोई खंबा चल रहा है। और आपको जेठ जी इसलिए कहीं बाहर लेकर नहीं जाते क्योंकि आपके आगे तो जेठ जी ढक जाते होंगे ना, वो तो दिखाई ही नहीं देते होंगे, मोटी जो हो आप।
छाया, थोड़ा तमीज में बात करो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, साथ ही तुम्हारी जेठानी भी हूँ, समझी तुम? जेठानी हो तुम मेरी, कोई सास नहीं जो मुझे तमीज में रहने के लिए बोल रही हो। पहले खुद को देखो आप। खुद को क्या देखूं? मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम्हारी तरह लंबी तो नहीं हूँ ना। कंचन और छाया में बहस होने लगती है और ये बहस काफी ज्यादा देर तक ऐसे ही चलती रहती है। दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी रहती हैं। ऐसे ही हमेशा होता है। एक रोज किसी न किसी बात पर दोनों की बहस होती ही रहती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वंदना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम दोनों अच्छे से घर साफ कर लेना और खाना भी अच्छा सा बनाना। अब ये तुम दोनों ही तय कर लो कि कौन क्या करने वाला है, ठीक है ना? माँ जी खाना तो मैं बनाऊंगी, वो क्या है ना, जेठानी जी खाना बनाएंगी तो खाना बचेगा इस बात की उम्मीद नहीं है ना, इसलिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी, ठीक है? माँ जी कम से कम खाना बनाएगी मेरी देवरानी, तो घर की छत तो सुरक्षित रहेगी ना। वो क्या है, वो बार बार सामान से टकराती रहती है ना, इसलिए। माँ जी अब देख लो, जेठानी जी मेरी हाइट को लेकर मजाक बना रही है, अभी मैं कुछ बोल दूंगी ना। अच्छा, मजाक तो बस मैं ही बना रही हूँ ना, तुम तो शांति से बैठी एक कोने में रहती हो। मैंने कब मजाक बनाया? मैं तो बस एक बात बता रही थी, अब आपको बुरा लगा उसमें मेरी क्या गलती? माँ जी देख रही हो, पहले तो खुद मजाक बना रही थी, अब बात जब खुद घूम कर खुद पर आई तो बस बात बोल रही है। कितनी तेज है ना मेरी देवरानी। बस करो तुम दोनों, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते रहते हो। और तुम दोनों ना किसी काम के नहीं हो, पहले खुद ही झगड़ा करना है और फिर खुद ही शरीफ बनते हो, अच्छे से जानती हूँ मैं। वंदना अपनी दोनों बहुओं के इस लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन दोनों को ही कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दोनों को ही अपनी मनमानी ही करनी थी। इतना होने के बाद भी वंदना फिर से अपनी बहुओं को समझाती है, लेकिन दोनों अपनी सास की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मोहिनी वंदना के घर आती है और वहाँ सब लोग बैठे होते हैं, तो मोहिनी बोलती है, अरे आजकल मोहल्ले में कितनी गंदगी हो गई है, कितनी बार कंप्लेन की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तू, मोहल्ले में जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है। इसी बात के लिए तो अब मोहल्ले के सभी लोग खुद ही सफाई करने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं भी मोहल्ले की सफाई के लिए आऊंगी। कंचन बहू तू रहने दे, तू सफाई करने आ गई तो लोगों को तेरे पीछे की गंदगी दिखाई नहीं देगी। इतनी मोटी जो तू है, इसलिए तू रहने दे। उससे आपको क्या परेशानी है? अरे मैं तो सही बात ही बोल रही हूँ। एक काम करना, तू अपनी लंबी देवरानी को भेज दे, उसकी लंबी हाइट की वजह से हमें ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, आप मेरी ही जेठानी की बुराई करो और फिर ये भी बोलो कि मैं आपकी मदद करूं? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? लो भाई, मैं तो मोहल्ले की सफाई करने के लिए आई थी, लेकिन लगता है वंदना को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। दोनों की लड़ाई पूरे मोहल्ले में पता है और अब देखो। हाँ तो हम दोनों अपने घर में कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन उससे आपको क्या? आपको जो बोलना है वो अपने घर पर बोलो, यहाँ नहीं। छाया बिल्कुल सही बोल रही है, हम जैसे भी हैं खुश हैं, और भले ही हमारे बीच में तू मैं होती है, लेकिन प्यार भी उतना ही है। हाँ, और मैं अपनी मोटी जेठानी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। मोहिनी, अच्छा हुआ तू मेरे घर आई, मुझे तो लगा बस ये लड़ाई ही करते हैं, लेकिन आज पता चला कि प्यार भी है। हाँ तो मोहल्ले की गंदगी तो हम साफ कर देंगे, लेकिन पहले आप यहाँ खड़ी जो हो और हमारे घर में गंदगी कर रही हो, पहले उसे साफ कर दे। बाहर वालों के आगे दोनों देवरानी जेठानी जो बिना बात ही लड़ाई करती रहती थी, उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के लिए खड़ी रहीं। ये देखकर वंदना को भी बहुत अच्छा लगता है। श्रेया को पहली बार पीरियड्स हुए थे। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल ही अलग, नया और दर्द भरा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका मन बहुत मचल रहा था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बोलती है, सुनो, आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स हुए हैं तो मेरा मन ना कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रवीण श्रेया के घर पहुंचता है, उसे आवाज लगाता है
फिर वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं, तभी श्रेया परवीन से कहती है, यार अब मेरा गोलगप्पे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या खाने का दिल कर रहा है? मुझे ना केक खाना है, चॉकलेट वाला। और इन गोलगप्पों का क्या होगा? इन्हें तुम खा लो, मुझे बस केक खाना है। प्रवीण गोलगप्पे का बिल पे करता है और श्रेया को एक केक शॉप में लेकर जाता है और बोलता है, देख लो कौन सा केक खाना है तुम्हें। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा लूं? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें चॉकलेट वाला केक खाना है, अब क्या सोच रही हो? यार यहाँ पर इतने सारे केक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। एक काम करते हैं, चॉकलेट वाला ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। प्रवीण उसके लिए चॉकलेट केक खरीद लेता है, पर श्रेया का मन अब कुछ और खाने का करने लगता है। तो प्रवीण से वो बोलती है, सुनो ना, अब क्या है? मेरा अब केक खाने का भी मूड नहीं है। अब तो मैंने ये खरीद लिया है, इसका क्या होगा? इसे तुम खा लो, मुझे अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। क्या यार, इतनी देर हो गई, कभी ये कभी वो, आखिर तुम्हें खाना क्या है? प्रवीण की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे उस शॉप से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए कि वो किस हालत में है, मुझे माफी मांगनी चाहिए उससे जाकर। इस सब के बाद प्रवीण उसके लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदता है और उसके पास ले जाता है। श्रेया पास के ही पार्क में एक बेंच पर गुस्से से रो रही होती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है, बात मत करो, पर ये तो ले लो। चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रवीण श्रेया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, साथ ही वो उसके पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रेया को कब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और श्रेया को फिर से पीरियड्स होते हैं और इन 5 दिनों के दौरान प्रवीण श्रेया को बहुत खुश रखता है और उसका चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स की आदत को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। इस तरह श्रेया अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रवीण के पास जाती है और उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, यार मुझे माफ कर दो, मेरे पीरियड्स के दौरान मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया और तुम पर बहुत चिल्लाई भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुमने वो सब क्यों किया है। सच में? मैं प्यार करता हूँ तुमसे श्रेया, तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी सिचुएशन को और मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दर्द को तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारे दर्द को कम जरूर कर सकता हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रवीण के ऑफिस में उसकी एक दोस्त प्रिया को भी अचानक पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट पर दाग लग जाता है और ये चीज प्रवीण देख लेता है और वो उसका तुरंत हाथ पकड़कर अपने कैबिन में खींचकर उसे ले जाता है। तभी प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम और मुझे अपने कैबिन में लेकर क्यों आए? पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनूं मैं? हाँ, ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? जो सोचना है सोचने दो, मुझे बस तुम्हारी बदनामी होने से तुम्हें बचाना था। मेरी बदनामी? मतलब क्या है तुम्हारा? अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे वो दाग नजर आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर परवीन से बोलती है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, या तुम वेट करो, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ कुछ। हाँ, है तो मेरे पर्स में, अगर तुम ला दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी लेकर आया, तुम इतने थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। इस सब के बाद प्रवीण प्रिया के कैबिन में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए मेघना देख लेती है। वो जल्दी से प्रिया के कपड़े लेकर वापस अपने कैबिन में आता है और प्रिया को दे देता है। तभी प्रिया उससे बोलती है, थैंक यू वंस अगेन। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। ये तो मेरा फर्ज था, बस आप अगली बार से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जी जरूर। अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जी जी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद
प्रिया भी अपने कपड़े बदलकर वापस अपने कैबिन में जा रही होती है कि तभी मेघना उसके पास आती है और उससे बोलती है, और क्या चल रहा था परवीन के कैबिन में? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही थी परवीन के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और सबको बता दूंगी कि आखिर हमारे ऑफिस में क्या गोलमाल चल रहा है। और उससे भी पहले मुझे किसी और को बताना है, और वो है श्रेया, परवीन की गर्लफ्रेंड। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है तो प्रिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अपने पेट दर्द की वजह से वो नहीं पकड़ पाती। इतने में मेघना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। प्रिया प्रवीण के पास वापस जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लगता। प्रिया को बहुत चिंता सताती है, तो प्रिया जल्दी से ऑफिस से निकलकर प्रवीण के घर पहुंच जाती है। प्रिया, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बस आपको कुछ बताने आई थी। पहले तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रवीण प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर श्रेया के साथ मेघना भी आ जाती है। मेघना और श्रेया को एक साथ देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और प्रवीण श्रेया से पूछता है, श्रेया, तुम यहाँ और इस वक्त ऑफिस नहीं गई? नहीं यार, आज जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ये मेघना है ना, इसकी जरा तबीयत तंग है, उसी को ठीक करना है। अरे यार श्रेया, तू ये सब क्या बोली जा रही है? भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या बताया था? और ये देख, जब तू घर पे नहीं थी तब ये प्रिया यहाँ भी आ गई। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे सच मान लूंगी? मतलब ये है कि परवीन ने मुझे पहले ही फोन कर सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से प्रिया के कपड़े खराब हो गए थे, और फिर उसने उसकी मदद की, समझी? जिसे तुम गलत तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आई थी। नहीं प्रिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस हालत में परवीन ने तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। जैसा कि तुम जानती ही हो कि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियाँ कितना चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ना कुछ खाने का मन करता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, पैर भी सूज जाते हैं और दर्द के मारे तो जान निकलती ही जाती है। ऐसे में परवीन मेरी डाइट का और मेरे मूड का दोनों का बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातों को सुनकर मेघना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। पहले सच का अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही समय के बाद प्रवीण और श्रेया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हों? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।